नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NAR के भी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. हमारी आंखों जांबो to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो। Once again, if you haven't subscribed to the channel, please do so. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. और दूसरी चीज क्या है कि वो जो YouTube के वो जो बेल आइकन आता है ना, बेल 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 करके घंटी जो दिखती है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट अपडेट्स एज एंड व्हेन दे हैपन। मतलब 24 घंटे में न जाने कितनी अपडेट्स हुए हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी विद रिगार्ड टू नेशन नाउ। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग ऑल सिचुएशंस एंड वी ट्राई टू ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वी ट्राई टू ब्रिंग यू ऑल साइड्स ऑफ द स्टोरी राइट ओवर हियर, बट वी स्टिक विद द फैक्ट्स एज फार एज पॉसिबल। सो प्रदीप जी, केस अगेंस्ट सोनिया गांधी, मतलब वन मोर केस। केस अगेंस्ट सोनिया गांधी 1980-81। सर ये तो बहुत पुरानी खबर है। तो ये एक्चुअली खबर मैंने ब्रेक करी थी बहुत साल पहले। मतलब there was in 1983 May when I just joined Surya magazine. Okay. And I think the man responsible, very frankly speaking, all the documents etc. Few collected by me, most were collected by Dr. J.K. Jain, who was the editor and owner of Surya, and also from the RSS, BJP, later on Rajya Sabha member for the Bharatiya Janata Party. कि भाई सोनिया जी ने वोटिंग ही नहीं करी। सोनिया जी जो है वो LIC का काम भी कर रही थी, LIC की एजेंसी भी थी, उनके पास सब कुछ था। फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस इवन बिफोर शी वाज अ इंडियन सिटीजन नहीं थी। वो इंडियन सिटीजन बनी है जून 1983 में वो इंडियन सिटीजन बनी है आफ्टर आवर स्टोरी इन सूर्या created a huge shindig in parliament. I don't think it will have any bearing right now, very frankly speaking. But even to attempt it, I don't think any other BJP leader, if you talk about Atal Bihari Vajpayee or Adani, not Adani, Advani, Adani definitely is a part of the BJP. Atal Bihari Vajpayee और Advani जी शायद ये कभी नहीं करें, बातें कभी नहीं करें। They were tall leaders. I mean, Modi ji is a tall leader. कभी नहीं करें। But why do this? God only knows क्या है। मतलब ऐसा है सर, वो क्या है कि वो कांग्रेस को केसेस में फंसाए रखो। मतलब ये कहने का मतलब ये भाई अब देखिए केस हो गया है, हाई कोर्ट इज इशूड नोटिस, उसके बाद रिप्लाई जाएगा, उसके बाद जाने क्या पुलिस, दिल्ली पुलिस भी इंक्वायरी कर रही है। करेक्ट है, दिल्ली पुलिस आल्सो इंक्वायरी एंड दे विल फाइंड इट टू बी ट्रू मोर और लेस। लेकिन बट द पॉइंट वाज द लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज। ऐसे किसी केस के अंदर आपको 7.5 के 8 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना है। एट द मोमेंट द केस इज इनफ्रक्चुअस सो टू स्पीक, बिकॉज इवन इफ शी वोटेड से व्हेन शी वाज नॉट एन इंडियन सिटीजन वे बैक इन 1980, जनवरी के अंदर इलेक्शन हुई थी जब इंदिरा जी वापस आई, सपोज शी डिड, नाउ शी इज एन इंडियन सिटीजन, सो यू कांट होल्ड दैट अगेंस्ट हर एट दैट टाइम। ऑल दैट टाइम इज गॉन। एंड व्हाट इज मोर, not only is Sonia Gandhi, Mrs. Sonia Gandhi ji, an Indian citizen, she is also, by the way, Pradeep ji, a member of parliament. She has won so many times from Raebareli, और उसके बाद फिर राज्यसभा की मेंबर बनी। And would have been a prime minister also until she refused to be a prime minister. Unless she refused to be prime minister. Of course, Subramaniam Swamy claimed that he is responsible for the fact that she could not become prime minister because, according to him, there is a law about the Indian constitution where it says there is reciprocity. If, for example, Mrs. Sonia Gandhi was born in Italy and she is a naturalized Indian citizen, अगर इटली में अलाउड है किसी नॉन इटालियन को प्रधानमंत्री बनना तो फिर हिंदुस्तान में भी अलाउड है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। दैट्स व्हाट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सेज, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही एडवाइज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कि ये नहीं हो सकता। But all the same. But there are various other thoughts. I just managed to read that book of Natwar Singh. He says he was present when the decision would be taken. Yes. It was Rahul Gandhi who forced his mother that I am not going to allow you to be prime minister. And that's what Natwar Singh says. So everybody has their own share of their. But I would say, irrespective of anything else,
the entire Congress, right down to the last person, and all the other people who were supporting the Congress even from outside, they all wanted Sonia Gandhi to be Prime Minister. अभी तक मुझको याद है, मतलब वो क्या है कि I remember Renuka Chaudhary crying on the mic. I remember Govinda also saying something. I remember all these people. अरे कोई रो रहा था, कोई कुछ कर रहा था. पूरे MPCC के बाद लोग जाके रोना ये जी. everybody from here. Whatever it is. But I like Sonia Gandhi, let me tell you very frankly. Today is a birthday, so very, very happy birthday to Sonia. Is it today or was it yesterday? It's today. आज है सोनिया जी का जन्मदिन आज है. And I am very, very partial to Sonia Gandhi also because of the fact that, as you know, my father, my grandfather, my grandmother, they were all in the Congress. They all went to jail during the freedom struggle. My great grandfather, everybody, and also because at the time when Rajiv ji was Prime Minister, Sonia ji was very polite to me and very nice to me. And later on, Murli Deora reintroduced us when I was the editor of the Daily in Bombay. That was Bombay at that time, up to Mumbai here. And she gave me the first ever interview, publicly speaking, to any journalist. I was the editor of the Daily, and she talked about how she was unhappy with the Narasimha Rao government on how they were not pursuing the Rajiv Gandhi assassination case properly. I still remember it created quite a sensation because everybody thought, why this paper from Mumbai? The Daily was the only English language tabloid, morning tabloid in the country at that time. So I can say I am partial to Mrs. Sonia Gandhi. Or Sonia Gandhi ji, she has seen her mother-in-law assassinated, she has seen her husband assassinated. She has lived through the worst kind of abuse that anybody could have showered on her. A foreign woman over here. What more do you want? Let's be very clear. But again, what more proof of... all divided. Sharad Pawar ji himself came out with the Congress on this particular Yes, issue. he did, and then after Mamata that... Banerjee, talk about all these other So that's parties politics. that That is who politics. parted with the Congress with this particular issue. I agree with you, Pradeep ji, but the fact remains that Sonia Gandhi is more Indian than a lot of other people I know. That is there, but she could have run away, she could have gone off to Sicily, she could have gone off to live in Switzerland or somewhere else. She did not, she chose to stay here. Let's be very clear. She chose. So, I don't think you can question her Indianness anymore. She's it's lived. not whether she's an Indian or not an Indian. It was just a foreign origin person. Yes, but the point is, foreign origin persons have been presidents of the Congress for a long time, including Annie Besant. Aap Annie Besant ko le lijiye, she was a foreign origin person and she was president of the Congress party. But all I am saying is, to keep attacking Sonia Gandhi in this fashion is, I think, a bit unfair. Let's be very clear. At least at this particular age to she has to record कोई statement. जरूरत नहीं है अभी, मतलब क्या जरूरत पड़ गई अभी ये मतलब क्या हुआ, मेरी तो समझ के बाहर है. I don't know what BJP is going to gain from this. If anything, there might be some sympathy for Sonia Gandhi. Yes. So that's it. That's all that is going to happen. और कुछ होने वाला नहीं है. और प्रदीप जी, प्रियंका गांधी जी ने बड़ी जबरदस्त रिप्लाई दी है मोदी जी को. उसमें इन द डिबेट ऑन वंदे मातरम, और बहुत जबरदस्त है वो दिखाएंगे हम आपको. और उसके अलावा जो है एक बड़ी डिमांड आ रही है कि प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए. एक दो ऐसी जब वो स्पीच दे देती है धुरंधर, तो ये लगता है कि No, there the people have appreciated her that आप नेहरू जी के whatever she said, पूरे जितने भी गलतियां हैं उसको बना, we'll have a 10 hours debate. That is okay. That shows her as a statesman. But then when she goes along with the impeachment team to impeach the judge, then it shatters the very image that she has created. That is stupid. आप अगर आप अपने आप को एक statesman बताती हो, if you're a statesman, you want to talk on issues, you want to build up issues, where the Tamil Nadu episode is concerned, you got a remedy in the Supreme Court. Before going to the Supreme Court, you want to impeach the judge, so you want to play politics. And then how is Priyanka Gandhi a part of the delegation? तो प्रदीप जी कहने का मतलब ये हुआ कि अगली बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी जज की कोई जजमेंट पसंद नहीं आती है, and if you have enough numbers in parliament, तो उसके खिलाफ आप एक impeachment motion लेके आ जाएंगे. ये क्या हुआ यार? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ. I mean, this is absolutely terrible. Can we go across? I think we got a wonderful panel of guests right now. I would have liked it if she was, refusing to go with the delegation. Or, yes. Or if the Congress had abstained. Or if the Congress had abstained कि भाई ये काम हम नहीं करेंगे. नहीं करेंगे. ये जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है इसके खिलाफ, if we are agreed by it, we'll go to the Supreme Court. लेकिन अरे भाई ये क्या मतलब हुआ? समीर बाकरे साहब नमस्कार. How are you, sir? Lovely to see you. Namaskar. How are you, sir? Absolutely fine, sir. You should dress more often, like the way you did when you were in Europe and elsewhere, sir. क्या लग रहे थे आप? Hero लगते हैं, sir. Wonderful to have seen you over there.
Dr. Surena Malhotra, how are you, ma'am? How are you? Lovely to see you too. Yes. Absolutely wonderful. Absolutely wonderful. So, मेरा ये कहना है समीर बागरे साहब कि भाई सोनिया प्रियंका जी को और बाकी कांग्रेस को ये सोचना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितने जजेस ने कितने डिसीजन दिए हैं, कितने दिए हैं साहब, मुझे तो याद भी नहीं है। उसके पहले भारतीय जनसंघ के खिलाफ, उसके पहले कांग्रेस के खिलाफ। आज तक किसी ने किसी कोर्ट की जजमेंट को लेकर के कभी कोई ये नहीं कहा कि हम इस जज फला जज को इंपीच करेंगे। ये क्या मतलब हो गया? समीर बागरे साहब जरा बताएंगे इसको आप। हाउ डू यू व्यू दिस? आई एम एट अ लॉस आफ्टर सच अ लवली स्पीच इन पार्लियामेंट वेयर शी सेड व्हाटएवर अबाउट पंडित जी, पंडित नेहरू के बारे में, बागी वंदे मातरम के बारे में, एक एक चीज के बारे में। उसके बाद आप इंडिया अलायंस के डेलीगेशन के साथ आप जा रही हैं कि भाई इंपीच करो इस जज साहब को। ये क्या है सर बागरे साहब? देखिए राजीव जी, ये कुछ आपको क्यों आश्चर्य लग रहा है मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यही असल चेहरा है। उन्होंने जमींदारी करके हमारे भारत देश को देखा है। वो चाहते हैं कि भाई हमारा देश जो है वो कांग्रेस पार्टी और एक फैमिली की जागीर रहे। अगर उसके खिलाफ या कोई खिलाफ नतीजा आता है तो इंडिया अलायंस के सब लीडर्स जो है दे रिप्रेजेंट द मोस्ट क्लासिक केस ऑफ जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। आप उठा के देख लीजिए, डीएमके की भी पूरी जो पार्टी है वो तो पूरी डायनेस्टिक है। हर पार्टी में डायनेस्टी चल रही है। और एक कांग्रेस पार्टी तो उसका मतलब आई कैन से इट्स अ सरताज ऑफ द डायनेस्टिक फैमिली पॉलिटिक्स। सो आई एम नॉट सरप्राइज। क्या आपको लगता है कि जैसा शाह बानो जी का जब केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन्होंने बदल के संसद में नया कानून लाया? So I am actually not surprised. It shows the culture of the Congress party. It shows that they are still living in that their universe that India, we own India, और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, ये हमारे इशारों पर ही नाचनी चाहिए। इसलिए ये काम कर रहे हैं, बट इसलिए देश की जनता इनको बार बार रिजेक्ट करते जा रही है। और मैं तो सरप्राइज हूँ कि इतने सेटबैक्स आने के बाद भी there is no one in the Congress party who is ready to tell the first family that भाई साहब आपको भी सुधरना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है धीरे धीरे बड़े स्टेट से जो खत्म हो चुकी है छोटे स्टेट्स में भी खत्म हो जाएगी। तो मुझे राजीव जी आश्चर्य नहीं लगता इस बात का जी। Bakre sahab, but was it necessary to file a case against Sonia Gandhi after 40-45 years that she voted before being a citizen of this country? क्या जरूरी है? Are you, what is the BJP going to earn from that? Comparing age क्या है, the age factor, and politically what are you going to gain? Probably the Congress will become more strong. किस प्रकार से देखते हो? Is it a right move? I mean, you have to support the BJP, but how do you see that? देखिए, कोई पिटीशन फाइल हुई है हाई कोर्ट में और उसके बेसिस पे नोटिस हैव बीन इशूड टू द गवर्नमेंट एज वेल एज सोनिया जी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके बेटे पूरा जो फॉरेन ओरिजिन का इशू की कोई वोटर लिस्ट में कोई फॉरेनर्स आए हैं तो वो भी बताए देश को कि क्या उनकी माताजी इनके उस वक्त ऐसा हुआ था क्या। हम तो उसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं कि भाई हमारा कोई उसमें ये नहीं है। कोर्ट इज टेकिंग द कॉग्निजेंस, बट अगर ऐसा हुआ है तो पीपल शुड नो वी आर नॉट गोइंग आफ्टर मिसेस सोनिया गांधी। पीपल नो दैट ऑलरेडी। समीर बागरे साहब, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, that story was done by me in 1983. I was special correspondent of Surya India magazine and the story was broken by me in May 1983. Sonia ji was not an Indian citizen in 1980 when she voted. She became an Indian citizen after our story in Surya India magazine created a stir in parliament. Within a month she was granted Indian citizenship. June 1983 में वो Indian citizen बनी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, ये इसके बारे में सबको मालूम है। अटल जी जब थे, अडवाणी जी जब थे, बाकी सब लोग थे, किसी ने इसको रेज नहीं किया। अभी जैसा प्रदीप जी बता रहे हैं कि मतलब देखिए साहब, 1980 का जो इंसिडेंट है, अभी 45 साल के बाद उसको रेज करना, चलिए ठीक है, जो आपकी बात है वो भी लॉजिकल है कि आप फॉरेनर्स का इशू बता रहे हैं, आप SIR के खिलाफ जो इतनी बात कर रहे हैं, तो अभी ये भी बता दीजिए कि क्या आप भारतीय नागरिक थे या नहीं थे जब आपने पहली बार वोट किया। आई थिंक दैट stands to reason. That's quite reasonable. There is no problem over there. And the young generation should also know. I agree with you. Whatever comes out, let's see what comes out of the investigation. But all I am saying is, Samir Bagre sahab, there are two things over here. I'll go to Dr. Surena Malhotra after just this small little answer. Then we'll come back for a bigger discussion on that.
Sir, what has happened is, as you must have noticed or you must have known yesterday, in a press conference, Mr. Trump, as usual, he had this rice farmer with him, some lady from Louisiana. And she talked about how American rice farmers have been completely destroyed because of rice dumping from India, from Thailand, from China, and she mentioned a couple of other places. And now we are hearing that Mr. Trump plans to increase tariffs again on India. How do you view that, sir? देखिए, there is a ongoing trade talks going on between the Indian delegation and the American delegation. So अगर इसके बीच में ट्रम्प साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है और उसमें कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द टॉक्स। उन्होंने पहले भी ऐसे कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं, बट उनके एक्शंस में वो परिवर्तित नहीं हुए। उन्होंने पहले टैरिफ भारत पे लगाए जस्ट बिकॉज ही वांटेड द entry into our farming, fisheries and small sectors, which our government has consistently refused, considering the importance of these sectors for our large countrymen. So मुझे ऐसा लगता है आज अगर उन्होंने राइस का मुद्दा उठाया तो we will see whether he acts on his threat and we will deal with it when actually it is on the table with the delegation. However, one thing is there, one thing is very, very clear, and this is very good news indeed, and I have repeated this again and again. In fact, I am not tired of repeating it because I am so excited about it. Our guests get tired of me saying it again and again. Fact is, in the second quarter, Dr. Surendra Malhotra and Sameer Bagre Sahab, Indian exports were $209.9 billion. $209.9 billion. And half yearly exports from India were $419.9 billion. Half yearly exports. $419.9 billion. I mean, this has never happened before. This is the highest exports ever from India in the first half of the year, which is absolutely fantastic. Great news. So I think in Q3, the third quarter probably we'll feel the effect of the Trump tariffs, if any. But all the same, Dr. Surendra Malhotra, आप बताएं कि आपको क्या लगता है मैम, सोनिया जी के खिलाफ जो अभी जो केस कर दिया गया है और जो एक दिस कंटिन्यूइंग, एक जो प्रियंका गांधी जी ने भी बोला कि भाई आपको नेहरू जी के खिलाफ जितना भी बोलना है 1-10 घंटे का आप डिस्कशन रख दीजिए ना, आपको जो बोलना है बोल दीजिए, अपनी पूरी भड़ास आप निकाल दीजिए, फिर उसके बाद क्लोज द चैप्टर, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बढ़ती कीमतों पे, बेरोजगारी पे, ऑयल प्राइसेस पे, डॉलर की प्राइस पे। आपको क्या लगता है मैम, क्या होना चाहिए, आप बताएं मैम। Frankly, people have realized and people are really tired of this type of politics. As you very properly said, that the earlier BJP leaders wouldn't have come to this low to try to malign her and try to divert divert all the topics to all these what happened so many years, 40+ years back. What happened to that? Why is it that they don't talk about the present situation? Why is it that they don't talk about the inflation, the economics, the job paucity, the Mahila Suraksha? Why there are so many topics to be looked into. But okay, exports is going well, very nice and all. But at the same time, then you have to sustain. You have to see that the manufacturing also, that GST compensation, everything goes hand in hand. And now you have to look forward and you have to see that things are done now. For how the economy of India will increase. These are the important things, and there are so many things to be addressed. There are so many things which are going on in the state also. The center also has to take action and start looking after the state in a proper way, not just dadabshahi kare. So all these things are there. So these are just the old diverse tactics ki what happened and all. When now we see in the electoral roll also, there are so many people staying abroad. They have voted so many times and all that. So these are just tactics to divert the people, and people are aware of it. People are really actually tired of these tactics. People want the present situation to improve. That's the main thing. Yes. Dr. Surendra Malhotra ji, we saw Supriya Sune ji introduce a bill today, the right to disconnect. She pro-HRD. She said, how long are you going to treat employees the way 24 hours into 365 days? They can't do that. She said, burnout is not a badge of honor. Burnout is not a badge of honor. That's what Supriya Sune ji, you need to take care of people. They will disconnect their phone, refuse to take office calls.
After a particular time, you can't burn out people. Now, that is somebody thinking about human beings, thinking about employees, thinking about our system, the HR. It's a good, how do you see the move, Dr. Malhotra? Absolutely right. I mean, people have to think about it. It's not only the bosses which have to gain from the whole job scenario. No, but the people also have to be looked after. There is people's mental health, physical health. That is the most important thing. And we are living in a place where constitution, the Samvidhan is important, and everybody has a right to have spend time with their families, to be physically fit. Definitely, people should not work more than 8 hours. After 8 hours, they should be able to disconnect. That is the way they will. The body is made that way. Medically also, that is the way they are going to be recharged. But Dr. Malhotra, the Yes. fact remains everybody points to China, everybody points to Vietnam, and the manner in which they have grown. Over there, people work 14-hour shifts without complaining. Yeah, but we don't. 14 घंटे की शिफ्ट्स वो करते हैं, बाकी काम करते हैं मैम. तो अगर वो वर्क एथिक जो है हिंदुस्तान में, one of the reasons why Indian workers are preferred all over the world is because we don't complain. बाहर जब हम लोग जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, हमारे जो बच्चे जितने भी जाते हैं, वो 24-24 घंटे काम करने को तैयार होते हैं. इसलिए we get so much of foreign exchange. अब आप मुझे बताइए, अगर आप 8 घंटे का, अब you mollycoddle workers over here, क्या होने वाला है मैम? आप बताइए ना. ये नारायण मूर्ति जी भी. That more people will get a job. Definitely, when one person is going to do the job of two people, then how? Yeah, we want that everybody should get jobs also. So if you employ people were doing 8 hours, we can employ two people in the for the same work. That's a very socialist way of looking at And it. Indigo crisis is because of that. The 8-hour shift. You know, you have a huge crisis in Indigo. Where the pilot said I don't agree with only Subrata. 8 hours they will fly. And that's actually right also. How can a pilot fly for more than 8 hours continuously? That's different That is because true. that's a job which is high I risk. fully agree. As a doctor, I will say that whatever Suprata is saying, and that is very absolutely true. People need rest. People need something to recharge. You cannot, and that is proved fact that people, if they rest, they spend time with the family. The next day when they come, they can do the more work in short time. Definitely, that's a fact. And that has to be looked into. There has to be. Samir Bagre Sahab, do there you has to agree be with talk that? about it. Samir Bagre Sahab, do you agree with that? Well, I don't agree with that, very frankly speaking. That's my opinion. My opinion is you should work 24/7. If you can. Voluntarily, if you can work, please work. If you can't work, well, the 8-hour shift applies. My opinion is that India's greatest advantage is our workforce and our ability to work. What do you think, Samir Bagre Sahab? देखिए, मैं डॉक्टर सुनैना जी से एग्री करता हूँ, क्योंकि कैसा है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट आप 8-10 घंटा अगर काम कर रहे हैं तो पूरे टाइम एफिशिएंटली काम कीजिए. जी. सो आई फील दैट इफ यू वर्क रियली फॉर 8 to 10 hours with full efficiency, that will give you more output than you are slogging for 15 hours and then not being efficient. और आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको जवाब देगी और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे. और मैं तो मानता हूँ कि अगर आज कोई भी एम्प्लॉय का आपने स्क्रीन टाइम निकाल के देख लिया, तो आज हर आदमी का स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटा 7 घंटे तक लोग अपने मोबाइल पे रहते हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग वर्क कल्चर में मोबाइल्स को ना छुए तो इंडिया के या वर्ल्ड के एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी. एंड एफिशिएंट वर्किंग फॉर 8 to 10 hours इज द रेसिपी फॉर एक्चुअली अ गुड इकोनॉमी. एंड उससे पीपल वी शुड बी हेल्दी, people should be efficient, and the companies also will get what they are paying for. एक मिथ है राजीव जी की, बहुत ज्यादा आप 18 घंटे अगर आप कोई ऐसे काम पे काम करते हैं फैक्ट्री में, सो आपका वर्न आउट होना बिल्कुल लाजमी है. यू कैन डू इट फॉर 10-15 days, 1 month, बट आफ्टर दैट डेफिनेटली योर बॉडी विल रिएक्ट एंड सम टाइप ऑफ डिसीज और समथिंग, स्लीप एनीमिया हो जाएगा, या आपकी कोई बैक पेन शुरू हो जाएंगे, नेक पेन शुरू हो जाएंगे. सो मुझे ऐसा लगता है एफिशिएंट वर्किंग इज द आंसर फॉर देन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ वर्क. You know, Indigo crisis. Samir Bagre sahab, Rahul Gandhi ji wrote an article. Rahul Gandhi said the government monopoly model. Government पहले monopoly business model generate करते हैं, and then this monopoly business they do match fixing among themselves. So the new entrants, the छोटे entrants हैं, उनको कुछ. Now Rahul Gandhi is totally against this. He said आप ये monopolize, and we see that जो accusation है कांग्रेस का,
पूरे मुंबई अडानी को दिया, किसी और को अंबानी. तो हाउ डू यू सी दैट? राहुल गांधी जी अगेंस्ट गवर्नमेंट क्रिएटिंग मोनोपोलीज. देखिए प्रदीप जी, एविएशन सेक्टर इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन वर्ल्ड ओवर, आपने भी देखा होगा. लेकिन मैं राहुल गांधी जी की एक भी बात से 1% भी एग्री इसलिए नहीं हूँ. आई विल टेल यू द फैक्ट्स. जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब एयरलाइन इंडस्ट्री में जेट एयरवेज भी थे, गो एयर भी था, एयर इंडिया सरकार चला रही थी. तो मुझे बताइए, जेट एयरवेज जो फेल हुआ उनके फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन के कारण फेल हुआ. गो एयर जो फेल हुआ है उनके कोई इंजन में खराबी एक साथ आई एंड दे वर नॉट एबल टू सस्टेन दैट. तो आप मुझे बताइए इसमें सरकार कहाँ से आती है? अगर एयर इंडिया में लॉसेस हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने उसको ऑक्शन करके टाटा को दिया. टाटा इज अ बिग ग्रुप ऑफ द कंट्री, दे शुड हैव एक्सपांडेड. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी कंपनी को खड़ा करते हैं, मुझे बताइए क्या इंडिगो को सरकार ने खड़ा किया है? बिल्कुल नहीं है. अगर इंडिगो ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है और उसके बाद अगर कॉम्पिटिटर्स ने दे आर नॉट बीन एफिशिएंट ओवर ऑल दिस ईयर, जेट एयरवेज वाज अ वेरी गुड एयरलाइन, गो एयर वाज अ वेरी गुड एयरलाइन. तो ऐसे अगर सेक्टर्स थे और एयर इंडिया ने भी अपने आप को उतना एक्सपांड नहीं कर पाया, तो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट केस to see that the airline grows on its own. But yes, it's a very critical sector, and as a personal opinion and as well as government's opinion, we want that at least 4-5 airlines should be in the business, because आज इतने तेजी से एविएशन सेक्टर हिंदुस्तान का बढ़ रहा है. सो आप एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर तो देख ही लीजिए, लेकिन इसके बाद आने वाले इतने नए एयरपोर्ट्स हुए, उड़ान में इतने नए एयरपोर्ट्स कनेक्ट हुए, लॉट ऑफ मिडिल क्लास पीपल, गरीब मतलब पुअर से लोग मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास हुए. सो डेफिनेटली द एयर ट्रैवल इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इट इज नीड ऑफ द आवर कि एयरलाइन इंडस्ट्री में प्लेयर्स होने चाहिए. बट आपको भी पता है कि ये एयरलाइन इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि आप दूसरे दिन कोई प्लेयर खड़ा कर सकते. इट्स अ वेरी मैसिव इंडस्ट्री. आप जैसा पायलट रिक्रूटमेंट में भी मैंने कहीं पढ़ा है कि उनको पायलट को रिजाइन करने में भी 12 महीने का नोटिस देना पड़ता है. सो इट इज नॉट इजी टू रिक्रूट पीपल, इट इज नॉट इजी टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. बट मैं तो ऐसा चाहता था कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जो आज स्पाइस जेट हो चाहे एयर इंडिया हो, दे शुड एक्सपांड अ लिटिल बिट. एंड जो आज इंडिगो का 65-70% मार्केट शेयर हो चुका है, दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड and the government will take action and the government has taken action. सर यहाँ पर एक चीज छोटी सी आ रही है, वो ये है कि जो डीजीसीए है उन्होंने जो सर्कुलर इशू किया, ये बात आ रही है कि उनको फॉलो अप करना चाहिए था. पिछले 3 महीने से उनको फॉलो अप करना चाहिए था सब एयरलाइंस के साथ. बाकी सब एयरलाइंस ने उसको इम्प्लीमेंट किया है. अकासा ने इम्प्लीमेंट किया, एयर इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इंडिगो ने नहीं किया. इंडिगो ने इसलिए नहीं किया बिकॉज इट वुड हैव डिस्टर्ब्ड देयर एंटायर बिजनेस मॉडल एंड their profits would have gone down, because they would have had to recruit, not because it's just not a matter of recruiting pilots, sir. You need to recruit ground crew, you need to recruit air crew and the pilots. It comes as a team. So because Pradeep ji has been in Air India, so he knows it quite well, like the back of his hand. All I'm saying is perhaps the DGCA should have been more alert to what these guys are going to be doing, because right now अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इंडिगो has succeeded in blackmailing the DGCA because of the inconvenience caused to the public. Sameer Bagre sir. देखिए, I would not like to say that Indigo has been successful in blackmailing the government. It is the government which has seen the plight of the passengers, and जो उनका जो 2 साल पहले का जो सर्कुलर है, that has been extended to February because passengers का inconvenience हो रहा था, and Indigo management was clueless and was not able to handle this crisis. और मैं आपको बताता हूँ कि इतनी स्टोरीज है लोगों की तकलीफ की, ये इंडिगो का जो फियास्को हुआ है. सो गवर्नमेंट हैज नॉट बैक ट्रैक, गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, बट यू कैन नॉट जस्ट क्लोज वन एयरलाइन एंड पूरे एविएशन इंडस्ट्री को हम खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिगो इज अ बिग प्लेयर 65-70%. सो ग्रेजुअली करना पड़ेगा. और आपने देखा होगा कि आज या कल वो एक सर्कुलर भी इशू हुआ है कि इंडिगो हैज बीन आस्क्ड टू रिड्यूस इट्स फ्लाइट्स बाय 5%. And definitely, but I am at the same time I am appealing to all other airlines कि आप भी अपनी फ्लीट का इस्तेमाल कीजिए. मैंने कहीं पढ़ा है कि lot of other airlines have excess staff, excess capacities. So it's time to actually grab that as a business also. Bagre sahab, the government has failed. The government has failed to control prices. You need to understand that. It is not the first time this incident has happened. Any kind of strategy that happens, immediately the aircraft fares shoot up.
and shoot up at unbelievable levels. Now you are in the stock market, there also the circuit breaker. 5%, 10% बढ़ गया, उसके बाद it stops. Now the government it took days for the government to realize. Why did the government allow for 3 to 4 days and the skyrocketing of airfares, unaffordable, and people are blackmailed into paying that particular? Don't you agree with us? The government failed to control the airfares, and for whatever reason. Bagre sahab. देखिए प्रदीप जी, गवर्नमेंट हैड टेकन लाइटनिंग स्पीड एक्शन, और आप जो फेयर का जो एनाउंस हुए थे बाकी एयरलाइंस ने और बाकी होटल्स ने, so that is a very shameful thing which the other airlines has done or the hotels have done, because you are encashing on people's misery and people's plight. It is not good. बट मैं आपको उसमें और एक पॉइंट बताता हूँ कि जो एयरफेयर्स वहां पर एयरलाइंस के दिखाए थे, मोस्ट ऑफ द टिकट्स वर नॉट अवेलेबल ऑनलाइन. मतलब एक था कि आपको ऑनलाइन फेयर्स दिख रहे थे बहुत बड़े हुए, लेकिन द टिकट्स वर नॉट देयर. जैसा नागपुर से मैं आपको बता सकता हूँ कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट है, उसमें जगह ही नहीं थी. तो अगर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई है तो मे बी दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द बुकिंग द एयरलाइन, इट वाज नॉट शोइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स. लेकिन मैं मानता हूँ कि दिस इज नॉट द वे द इंडस्ट्री शुड फंक्शन, एंड गवर्नमेंट डेफिनेटली सीज्ड ऑफ द मैटर. और ऐसा हम होने नहीं देंगे कि पैसेंजर्स को आप कुछ भी लूट रहे हैं और एक ऐसे मिजरी का फायदा ले रहे हैं. हेल्पलेस पैसेंजर्स है, किसी की शादी है, किसी का मेडिकल प्रॉब्लम्स है. सो गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन इमीडिएटली, और फेयर कैपिंग हुआ है. तो 2-3 दिन जो हुआ था, इंडिगो वाज नॉट एबल टू एग्जैक्टली टेल कि आप कितने फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं, क्या हो रहा, बिकॉज दैट सिचुएशन वाज इवॉल्विंग. So government also was keeping लेकिन eye on the situation. बागरे साहब, and I would like Dr. Surena Malhotra to react to this after that. बागरे साहब, ये हमने देखा था पहलगाम के बाद भी. पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, हमारे 26 लोग जो हैं, 28 लोग जो हैं मारे गए. उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जो होटल्स हैं, जो बागी सब लोग थे, उन्होंने तकरीबन सब कुछ फ्री कर दिया था. उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों के साथ यहाँ ट्रेजेडी हुई है, हम लोग चार्ज नहीं करेंगे आपको. बट द एयरलाइंस इंक्रीज देयर फेयर्स. सर, जो रश था एयरलाइंस के लिए वापस आने के लिए, मुंबई आने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए, सूरत जाने के लिए, त्रिवेंद्रम जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, एयरलाइंस हैव ऑलवेज बीन नोन टू डू दिस. ऑल आई एम सेइंग, बागरे साहब, जो प्रदीप जी ने आपसे अभी बोला ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड. दे ऑलवेज ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अ क्राइसिस. सो मे बी परहैप्स द गवर्नमेंट कैन कम आउट विद अ पॉलिसी हियर. बागरे साहब. Exactly. Rajesh, I understand and agree with your sentiments that this is not the way a industry should function. Profiteering from someone misery Yes. or someone issues is not the correct thing. आप अपने प्राइसेस कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन है या कुछ है, आप बढ़ाइए ना, आपको बढ़ाना है तो. अभी कैसा हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ऑन सम सेक्टर्स दे हैव मतलब बिकॉज ऑफ द लिमिटेड फ्लाइट्स पीपल डोंट हैव ऑप्शंस. तो इसके लिए ही सर Yes. minimum 5 to 6 airlines should be operating all over the country. Sir, in fact, India can absorb more. Indian market can absorb 10 to 15 airlines. Actually speaking, if you look at it, if they play their cards right, and if there are no major fluctuations in aviation fuel prices अगर stable रहें, तो मुझे नहीं लगता कि 10 के 12 airline is a far-fetched thing. होनी चाहिए. Dr. Surena Malhotra, you were saying something. You wanted to say something, ma'am. I was just saying that it is very pathetic that the sort of government is allowing, or I would say not taking any action on this people's misery, and the airlines making profit from people's misery. So this is something very rightly, it has to be stopped. And as correctly said, this is not the first time this is happening. Yes. It has been happening multiple times. Yes. We have always seen the cases of tickets overbooking. Also, we have seen so many times we go and we feel, oh, we are slightly late, little bit, and our seat has been given to somebody else, or then suddenly prices have been increased. Then many times, I mean, if the tickets are cancelled and all, we don't get the refund properly, we don't get the arrangements properly. And now the staff is rude. And the staff is terribly rude. Yeah. Staff is rude. The only thing and they can answer is what can we do? What can we do? So talk to the higher authority. But then where is the higher authority? So this is absolutely, I mean, they become overtly defensive because they frankly don't know what to say. They are not given that training. And this is the whole thing keeps on happening multiple times. And so as very correctly, why hasn't the government made any policy regarding the same?
And Why do doc- you allow why do you allow these people to take advantage of the situation? especially Dr. Malhotra, when Prime Minister Modi takes credit for digital revolution. He says real-time transaction, India is number one in the world. पूरे दुनिया एक तरफ और India एक तरफ. When you take credit for that, how can you take a lapse of 3 to 4 days in controlling the airfare? Exactly. I mean, this is something they should have known earlier that this happens all the time, and so why is the more importance given to one particular airline so much? Okay, yes, the other airlines have to also have to come forward and start doing their business and all that. But if you give excessive importance to one airline and not having the regulation put in properly, what is going to happen? But It's this like- was a very good airline, ma'am. Yeah, Indigo Airlines is a very, very good airline, let me tell you very frankly. Airlines could be good, but at the same time, whatever the thing is, it has to be people centric. It has to be people helpful to the people in the time of crisis. There has to be Durust some humanity, as you said very correctly. You gave the example of the Kashmir, what happened Gee, in what? Kashmir. Samne hua, which is shameful. By the way, absolutely shameful, very frankly speaking. And I am very glad the government intervened. The government intervened within one day. मुझे अभी तक याद है 36 घंटे के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था. यहाँ पर 3 के 4 दिन फेयर्स बढ़ते रहे. But there has to be a policy. Why do you wait? Why does the government interfere? There has to be an online policy. You Exactly, can't- there has to be online policy. See, what happens is ultimately where somehow everybody wakes up very after the things happen. After that there is a delay and then there is a waking up of the thing. So these are the things. नहीं अभी भी देखिए 4 या 5 एयरलाइंस तो हैं ना आपके पास अभी बागरे साहब 4 या 5 एयरलाइन तो हैं आपके पास जो रीजनल एयरलाइन जो है वो तो है ही ना अलायंस एयर है बाकी सब लोग हैं यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है दे कैन बी एनकरेज टू एक्सपैंड वी कैन गिव देम ऑफर देम मोर इंसेंटिव्स एटसेट्रा वो कर सकते हैं ना सर बट द एयरलाइन इशू हैज ऑलवेज बीन वेरी टिकलिश वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इन इंडिया एक जमाने में अगर आपको याद होगा मोदी लुफ्ट हुआ करती थी ईस्ट वेस्ट एयरवेज हुआ करती थी दमानिया एयर दमानिया हुआ करता था अपना क्या था वो NEPC की भी एयरलाइन थी एक No, but most important thing is any airline that seems to be doing extremely well, like Dr. Malhotra said, a very good airline like Kingfisher. We enjoyed flying Kingfisher. It Loved was it. fantastic. And What a flight! then- What an experience! The kings of the skies, and they did, and they collapsed immediately. Yes. Jet Airways, so professional. Everything was like smooth symphony, and suddenly it collapsed. It collapsed. Now, what seems to be doing extremely well, Dr. Malhotra, it immediately collapses down. I mean, people finding it difficult also. You can't see, Bakre Sahib is a chartered accountant, you're a doctor. No, Bakre Sahib will look in the accounts and understand, but these things, common man find it very difficult. and too much of a coincidence any airline which seems to be doing well suddenly collapses Dr. Malhotra. And Kingfisher was, Sharad Pawar Sahib, Praful Patel, all had their good interest in that. Rightfully speaking, Kingfisher should not have been allowed to, never have been allowed to fail. Very, very frankly speaking, the airline was a good airline. But in any case, as far as airline is concerned, it's a very, very dicey business, as everybody knows. It's not a business where, as my dear friend Subrata Roy Sahab, Sarashri used to say, कि if you want to be a millionaire, you start an airline. That's what he used to say when he used to address us. But you have to start out being a billionaire first. If you are a billionaire, an airline will make you a millionaire because you're going to lose hell of a lot of money. That's what happens. I wanted to ask Dr. Samir Bakre Sahib. Bakre Sahib, all airlines which we see seemingly doing fantastic, sound, very disciplined, on-time performance, they all collapse like a pack of cards. Why is it happening? You are a chartered accountant. You must be having a good explanation for this. देखिए प्रदीप जी मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये सिर्फ अपने इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड ओवर लॉट ऑफ एयरलाइंस हैव फेल्ड एंड इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म बिजनेस टू बी इन यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल आपके पास होना चाहिए यहाँ इक्विटी पार्टनर्स होने चाहिए इफ यू आर गोइंग ऑन बोरोइंग फंड्स एंड देन सर्विसिंग दैट फंड्स और वो लॉसेस बढ़ते जाएंगे आपको पता है कि जैसा जेट एयरवेज में भी एक एफडीआई हुआ था लेकिन वो पूरा 3,000 करोड़ आया और पूरा लॉसेस में चले गया तो मेरा ऐसा मानना है कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन और इसलिए आज एयर इंडिया में भी टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा था इसीलिए सरकार ने उसको प्राइवेटाइज किया है सो मुझे ऐसा लगता है कि द एयरलाइन इंडिगो जैसी एयरलाइन थी जो एफिशिएंसी दिखा रही थी बट दे हैव एक्सटेंडेड इट टू अ लेवल विच इज नॉट विच वाज गोइंग टू हैव इफेक्ट ऑन द पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लॉन्ग फ्लाइंग आवर्स आप ये इंडस्ट्री में पैसेंजर्स के लाइफ के साथ नहीं खेल सकते so they have to comply I Yes, can say that yes. people should be
कंप्लाइंग एंड ऑल्सो बी एफिशिएंट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर इंडिगो 25 साल कुछ चलाए और उनको अगर उनके कैबिन क्रू और पायलट्स का रिक्रूटमेंट करना है तो इतने साल के उनके रिजर्व्स भी बिल्टअप है, उनका इक्विटी मार्केट में भी अच्छा ही है। दे कुड हैव गॉन फॉर सम एडिशनल इशू और समथिंग लाइक दैट एंड रेज मनी फ्रॉम इक्विटी टू फंड दैट जो भी उनके ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप पैसेंजर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करो जी, दुरुस्त और आप बात। उसके और आप बोलेंगे कि नहीं हमारा उसके कारण प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। वो एंड द गाइडलाइंस व्हिच वर इशूड बाय डीजीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, इट इज नॉट ओनली फॉर आवर इन आवर कंट्री, इट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। yes. सो बाहर के भी एयरलाइंस तो कंप्लाई कर ही रहे ना, तो दुरुस्त बात। उसके हिसाब से इंडिगो आल्सो शुड हैव टेकन केयर। आई थिंक दे हैव मेस्ड अप इन बिग टाइम एंड गवर्नमेंट इज इंक्वायरिंग एंड द एक्शन सर, और शुड बी सबसे बड़ी टेकन। बात क्या होती है यहाँ पे बागरे साहब, एक चीज आप बोलना भूल गए, वैसे ज्यादातर आप हमेशा याद रखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, योर इंटेंशंस हैव टू बी ऑनेस्ट। इंटेंशन, इरादा जो है आपका ऑनेस्ट और बहुत गुड होना चाहिए एयरलाइन चलाने के लिए। वेरी फ्रैंकली, यू कैन नॉट यूज द एयरलाइन एज ए कैश काउ एज लाइक सो मेनी अदर्स डिड, like for example our friend Mr. Vijay Mallya and other people, they, और जेट एयरवेज का भी वही केस है। आपको तो मालूम ही है सर, जेट एयरवेज का जो केस 3,500 करोड़ का, मतलब पैसे एयरलाइन के लिए आए हैं, आप उसको कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना सर। सीधी सादी बात है। अभी इंडिगो की भी ऑडिट होगी, मालूम पड़ेगा असल में क्या हो रहा है। विल कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज एयरलाइन में क्या है कि सडनली अ लॉट ऑफ मनी कम्स एंड देन यू गेट टेम्प्टेड दैट यू विल यूज दिस समवेयर एल्स, which I think is terrible, absolutely terrible. सर चलते रहते। Now, I just want to ask about वंदे मातरम। जी, उसी बारे में बात साहब कर ने रहा कहा कि वंदे मातरम का टुकड़े टुकड़े नेहरू साहब ने किया, टुकड़े टुकड़े कर कर वंदे मातरम को, वंदे मातरम ही सेज is a tune against inferiority complex. वंदे मातरम is a tune against inferiority complex. तो किस प्रकार से आप देखो, there is no global equivalent like वंदे मातरम। मोदी साहब किस प्रकार से नेहरू जी की आलोचना किस प्रकार से देखते हो बाकरे साहब? देखिए, हाँ, मतलब ऐसा है कि ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कि 1937 में वंदे मातरम का एक ट्रंकेटेड वर्जन हमारे देश के सामने रखा गया, और ये देश के सामने इसलिए रखा गया कि मुस्लिम समाज, उनको चाहिए था कि मुस्लिम लोग इस पे ऑब्जेक्ट ना करें। तो मुझे तो अगर कोई भी धर्म में क्या हम कैन वी नॉट विभाजन हुआ देश का, तो वो विभाजन जो हुआ वो इन्हीं वजह से हुआ है। एंड है हम लोगों का सिविलाइजेशन सबसे ओल्ड है। सो अगर हम 100-150 साल पहले, गूगल हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड 80,000 करोड़। सो आप मुझे बताइए, हम मंगलयान की भी बात कर रहे हैं, हम काशी की भी बात है, तो अगर हम हमारे विकास के साथ विरासत कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी जो मतलब जो डिविजनरी टैक्टिक्स है पहले से, तो आज उनको याद दिलाना जरूरी है कि जवाहरलाल नेहरू ने सही में ये स्टैंजा कट किया था, एंड व्हेन इट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा नेशनल सॉन्ग करके उसको बोला गया है। सो व्हाट इज रॉन्ग इन सिंगिंग वंदे मातरम? और मैं तो सर, वंदे मातरम was first brought in by the Congress, sir. It was first sung in 1896 by Gurudev Rabindranath Tagore himself. 1896 में उस वक्त सिर्फ 2 ही स्टैंजा थे सर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बाकी 4 स्टैंजा बाद में लिखे हैं, पहले सिर्फ 2 ही स्टैंजा थे। और उसमें भी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर वो जो 2 स्टैंजा हैं, जजलाम शुफलाम सत्य श्यामलाम मातरम, जो हम गाते हैं, it is an ode to the mother, it is an ode to the motherland, it's the same thing. So all I am saying is 1896 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया, 1937 में अडॉप्ट किया गया, और उसके फौरन बाद अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया। फिर 1950 में इसको इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ ए नेशनल सॉन्ग। वो तो कांग्रेस ने किया ना सर। तो मतलब वी मस्ट गिव क्रेडिट फॉर दैट सर। But I want to know बागरे about साहब, एक मिनट, बागरे साहब प्लीज। देखिए राजीव जी, आपने बोला कि 1937 में अडॉप्ट किया, तो क्या ये पूरा उसका वर्जन अडॉप्ट किया गया था? क्यों उसको काटा गया था? सर, क्योंकि जो पहला गाया गया था वो 1896 में, उसके सिर्फ 2 स्टैंजा थे जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद गाए अपनी आवाज में, इसलिए 1937 में वो अडॉप्ट किया गया। राजीव जी, लेकिन नेहरू जी ने जो उसको वर्जन कट किया, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि दिस विल ऑफेंड द मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री, तो इसके लिए उन्होंने ट्रंकेट किया। तो आप मतलब एन सैल्यूटेशन टू द मदरलैंड। आप मुझे बताइए, AR रहमान साहब ने इतना सुंदर गाना बनाया, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, तो क्या आज को मैंने कई, आपको मैं बताता हूँ, मैंने कई मुस्लिम स्कॉलर से बात की,
सो दे से कि ऐसा कुछ नहीं है कि वंदे मातरम इज अगेंस्ट द इस्लाम। ये कुछ लोगों ने एक नैरेटिव बनाया कि इट इज अगेंस्ट द इस्लाम। हम तो माँ तुझे सलाम उसको करते हैं, हम तो हमारी जो मदर से हम उसको सैल्यूटेशन करते हैं। और मदरलैंड को सैल्यूट करना और अपनी मदर ये इसको करना, मुझे तो है ना कांग्रेस पार्टी का दिमागी मतलब दिवालियापन बहुत क्लियर है कि वो हर चीज लेकिन में यहाँ पर धर्म एक को चीज है बागरे साहब, एक चीज है, मोदी जी ने भी जब वंदे मातरम की बात करी अपनी स्पीच में लोकसभा में, उन्होंने कहा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, हिज ओरिजिनल नेम वाज ठाकुर बाय द वे, टैगोर तो अंग्रेजों ने कर दिया था टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1896 के अधिवेशन में गाया। तो प्रियंका गांधी आस्क्ड अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, वो अधिवेशन किसका था? अधिवेशन आरएसएस का था क्या? विश्व हिंदू परिषद का था या हिंदू महासभा का था? कांग्रेस का अधिवेशन था ना सर। तो मोदी जी को बोलना चाहिए था ना सर कि 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह सबसे पहली बार गाया गया। सो व्हाई डिड यू ओमिट द नेम कांग्रेस सर? बागरे साहब अब आप बताएं। देखिए, प्रियंका गांधी जी को पहले ये बताना चाहिए था कि उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 1937 में, अगर उन्होंने 1896 में गाया था तो 1937 में उसको कट क्यों किया? ये तो पहले एक्सप्लेन करें। सर देन व्हाई डिडंट मिस्टर मोदी से कांग्रेस अधिवेशन? ये कांग्रेस का नाम क्यों हटा दिया? सर अब तो आप नाउ यू आर ऑब्फस्केटिंग, यू आर डाइवर्टिंग सर। नो अधिवेशन किसका? मोदी जी की स्पीच है, मैं सुना देता हूं अभी आपको। आई गॉट इट राइट नाउ। मोदी जी ने कहा 1896 के अधिवेशन, किसका अधिवेशन? राजीव जी, क्या हम ये फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट जो है, एवरीथिंग इज ट्रू, क्वाइट ट्रू। क्या मोदी जी उनका आज का इशू है? आज वंदे मातरम पे आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50 साल 100 साल जब हुए तब आपकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो मैटर वो है, वो कांग्रेस के सेशन में तो हर आदमी के मुंह पे होना चाहिए, हर आदमी के मन में होना चाहिए वंदे चलिए मातरम। ये भी बात हो गई। सो यू डोंट वांट टू आंसर, कोई बात No, I want to नहीं। नहीं answer. सर वन Yes, सेकंड। yes. समीर बागरे साहब, चलिए ये तो बात हो गई। अब विद रिस्पेक्ट, राज्यसभा में जीआर क्यों पास किया गया है कि आप राज्यसभा में जय हिंद नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? राज्यसभा में जीआर आया है सर, नोटिफिकेशन आया राज्यसभा का, रूल बुक में कि आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे राज्यसभा में। तो कांग्रेस हैज ऑब्जेक्टेड, हम तो बोलेंगे। आप बताइए सर व्हाई? सर वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया? स्लोगन हियरिंग के कॉन्सेप्ट में, स्लोगन हियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज स्लोगन्स पर से आर नॉट अलाउड इन राज्यसभा। तो उन्होंने कहा कि आप वंदे मातरम भी नहीं बोल सकते, जय हिंद भी नहीं बोल सकते। ऐसा राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आया है रूल बुक के लिए कि आप अब वंदे मातरम नहीं बोल सकते और जय हिंद नहीं बोल सकते राज्यसभा में। आई थिंक दैट्स अनफेयर सर। व्हाट डू यू थिंक बागरे साहब? डोंट यू थिंक दैट्स अनफेयर? इन माय ओपिनियन इट्स अनफेयर। नहीं, अगर स्लोगनरिंग और इसमें अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बोला कुछ इंस्टेंसेस हुए होंगे अगर ऐसा कुछ आया है। सो मतलब आई एम फुल्ली नॉट अवेयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली ऐसा होता था, पीपल यूज्ड टू रश इनटू द वेल ऑफ द हाउस, और बीजेपी वाले सामने से लोग बोलते थे वंदे मातरम, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग बोलते थे जय हिंद, उसके कॉन्टेक्स्ट में कि भैया ये स्लोगनरिंग करनी बंद कर दीजिए। वेरी फ्रैंकली Now, I just want to ask Dr. Malhotra जी, अगर दो पैरा भी है, वो दो पैरा गाने में तकलीफ क्या है? Why is the India Alliance supporting appeasement to say that ये नहीं गाना चाहिए? Why should not? दो पैरा का गाना तो गाना है, everybody is a national song. अभी बाकरे साहब का कहना कि पूरे वंदे मातरम ठीक है, that is different issue. But अगर दो पैरा भी नहीं गा सकते। He actually explained that initially रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जो गाना जब बनाया तो खाली उसके दो ही सन थे। तो वो भी नहीं गा रहा है, वो भी नहीं गा रहा है, वो भी नहीं गाएंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक ये सब चीजें जब निकाल रहे हैं बीजेपी, तो ये पुराने टाइम में सब जा रहे हैं और जो आज के जो मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। No, but ये मुद्दा पार्लियामेंट में चल रहा है ना। डॉक्टर मल्होत्रा, व्हाट हैपेंड? क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स है? यू वांट टू अपीज सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज गिविंग यू वोट्स, वो आपके वोटर्स है। That is what BJP always say, that the Congress or the India Alliance always keeps on doing. That is what it is. They are saying also. गाने में क्या है? मातृभूमि को सलाम। As you said, then उसमें जय हिंद और उसमें बोलने में क्या है? That's the rule book for protest. So this is what in any function वंदे national song में India Alliance is always। वंदे मातरम तो सभी गाते आए, इतने सालों से गाते आए हैं। अब मौलाना मदनी बोले कि कोई मुसलमान नहीं गाएंगे। मौलाना मदनी आज भी स्टेटमेंट दिया, no Muslim should sing the song।
and he will sing the song. I mean, That is, he's saying that. I don't think any other Muslim or anybody has said these things. Abu Asim Azmi मैम, you, Abu Azim at Azmi. every level you got. अबू आजम आजमी साहब ने भी यही बोला है कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे. मेरा तो very frankly speaking, I don't think this is an issue which should be discussed at all, because वंदे मातरम is very dear to all our hearts. Yes, of course it is. और वंदे मातरम गाते हुए लोग बहुत शहीद हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में. हम लोग छोटे से बड़े मुसलमान- हो गए गाते गाते, हमारे मन में भी ये कभी थॉट नहीं आया. इट इज देयर एंड वी अरे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, हर एक कोई गाता है वंदे मातरम, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग. और जो नहीं गाता है, जैसे पंजाबी में बोलता है, जाके अपनी भैंस चराए. सीधी सादी बात है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग. दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री. अगर आपने वंदे मातरम नहीं गाना है तो भैया उस देश में जाओ जहां पे वंदे मातरम नहीं है. सीधी बात है, सिंपल. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैम, व्हाई डजंट शरद पवार साहब कम आउट विद इट? एक स्टेटमेंट दीजिए ना, ऑल मुस्लिम्स मस्ट आल्सो सिंग वंदे मातरम. अभी अबू आसिम आजमी साहब जो हैं, इनके बारे में क्यों नहीं बोलते शरद पवार साहब? और बाकी जैसे मौलाना मदनी साहब हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? शरद पवार साहब वेट, वो वॉइस विल कैरी अ लॉट ऑफ वेट. उनको बोलना चाहिए कि भैया वंदे मातरम गाओ, क्यों नहीं गाते हो? Sharad Pawar sir basically is talking about all the important issues. He's been talking about all the important issues which are more important now presently, like the problems about the farmers, the problems about the electoral, the farmers about what the money is doing in during the election, how the money is managing the whole elections in Maharashtra. So these are more important issues to be discussed now presently. What is going on? We have been seeing that the जो मोदी जी ने जो बोला कि क्या काला धन वगैरह सब हटा देंगे, पर अभी क्या दिख रहा है हमें तो सब महाराष्ट्र में तो सब जगह पे काला धन दिख रहा है. बीजेपी के आदमी के घर पे काला धन दिख रहा है, ओपनली दिख रहा है. तो या तो हम ऐसा बोले क्या कि बीजेपी के उनके ही लोग अपने जो सबसे हाईएस्ट मोदी जी है उनकी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि मोदी जी तो हमेशा बोलते कि काला धन के खिलाफ है, और ये यहाँ महाराष्ट्र में क्या दिख रहा है. तो ये इश्यूज के बारे में सब लोग अभी बोल रहे हैं, बिकॉज दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट इश्यूज. You know, this is right what you said, Dr. Malhotra. सुप्रिया सुले जी ने पार्लियामेंट में ये इशू उठाया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कितने फंड्स मांगा है सेंटर से, एंड आई थिंक कृषि मंत्री ने क्लियर कट कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है. एंड यहाँ पर टॉल क्लेम्स है कि 32,000 करोड़ दे देंगे, इतना करोड़ दे देंगे, इतना करोड़. सो एक्चुअली स्पीकिंग इट वाज जस्ट अ लाई, इज इट? दैट्स व्हाट सुप्रिया सुले said. सुप्रिया सुले जी ने वो कहा. हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट? Government, the central government and the state government, they always exaggerate the things and say, oh, we are doing this, we are doing that. But ultimately at the ground level, ultimately practically, we have to really find out what are they actually doing. What are they actually doing? The farmers' suicides are increasing day by day. They are not getting any respite. We have a problem, ma'am. We have a major problem, yes. So what are the problems? The problems have not been addressed at all. What about the safety in Maharashtra? What about the cases which are there? That nothing is coming forward. Yes. What about the Munde case? What about the Deshmukh case? What about the Suryavanshi case? Nothing is going. लेकिन जहाँ तक फार्मर्स का सवाल है समीर बागरे साहब, द फैक्ट रिमेन्स, वो फ्लड्स को लेकर के जो कॉम्पनसेशन जानी थी सर, अभी तक it is less than even 30% जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है. तो सर वो उसके बारे में मुझे लगता है बागरे साहब उसमें जरा फुर्ती दिखानी पड़ेगी, तेजी, बिकॉज द नेक्स्ट सीजन इज ऑन अस. क्या करेंगे सर, अभी हालत खराब होने वाली है. रबी क्रॉप इज गोइंग टू सफर. बागरे साहब अभी तो खरीफ क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हुई है, रबी क्रॉप की भी हालत खराब होने वाली है सर. अब आप बताएं सर, प्लीज बोलिए प्लीज. देखिए राजीव जी, महाराष्ट्र हैज एक्सपीरियंस अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स, स्पेशली इन मराठवाड़ा, और गवर्नमेंट ने पूरा उसके ऊपर सीरियसली पैकेज का वर्क किया है. मोस्ट ऑफ द पैकेज जो है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है, और जैसा देवेंद्र फडणवीस जी ने क्लैरिफाई भी किया है कि जो सेंट्रल की टीम थी वो आके गई है, एंड कॉम्पनसेशन भी हमको मिला है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो टीम है जो सेकंड फेज में आएगी, जो मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसके बारे में असेस करने, लेकिन हम लोग हमारे तरफ से कर रहे हैं विच विल बी कॉम्पनसेटेड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेटर. तो आज मुझे ये कहना है कि फार्मर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी है. 1 साल तक वो उनके जो लोन रिकवरी का भी उस पे लाया है सरकार ने, और फार्मर्स का लोन वेवर के लिए कमिटी बनी है. तो फार्मर्स कैसे हमारे कंफर्टेबल हो या वो उनको सर्वाइवल एक प्रॉब्लम है सर, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. मैं आपके सामने रखता हूं समीर बागरे साहब. मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आप उसके बारे में और बात करेंगे. वी विल ऑफ कोर्स कंटिन्यू. सर क्या हुआ है, सॉइल रिप्लेसमेंट.
प्रॉब्लम ये होगी बिकॉज ऑफ द रेन, अनप्रेसिडेंटेड रेन। 150 साल में, लेट मी पुट इट टू आवर व्यूअर्स अगेन, 150 साल में इतनी बारिश नहीं हुई, इतनी कहर की बारिश आज तक कभी नहीं हुई मराठवाड़ा में। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। उससे क्या हुआ सर, द होल सॉइल हैज बीन वॉश्ड अवे एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सॉइल ऑन विच नथिंग ग्रोज। तो सॉइल रिप्लेसमेंट को लेकर के सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उस विषय के बारे में वी हैव टू फोकस नाउ, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अदरवाइज वी विल बी लेफ्ट विद बैरन स्टेराइल अर्थ। जिन फार्म्स में इतनी जबरदस्त फसल हुआ करती थी, वहां पर आप कुछ उगा नहीं पाएंगे। आप जितने मर्जी पैसे खर्च कर दीजिए समीर बाकरे साहब, आई एम टेलिंग यू अगेन, irrespective of whichever government is in power, you will have to look at maintaining the fertility of the soil, which has been utterly destroyed by these cataclysmic rains. So you have to get experts from everywhere. We have experts in Maharashtra. महाराष्ट्र की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत एक्सपर्ट्स हैं सर यहाँ पे, उनको आप लाइए, उनको इन्वॉल्व कीजिए। सॉइल रिप्लेनिशमेंट पे अगर आप अभी काम शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 6 महीने के अंदर ठीक ठाक हो जाए। वी हैव टाइम राइट नाउ। समीर बाकरे साहब प्लीज। देखिए राजीव जी, आपने जितनी चीजें कही है, आप अगर फार्मर्स का पैकेज देखेंगे तो सॉइल रिप्लेसमेंट के लिए भी उसमें मेजर फंड्स वो किए हैं और सॉइल रिप्लेसमेंट का काम चालू भी हो गया है। गवर्नमेंट इज यूजिंग टेक्नोलॉजी, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ वॉर रूम विच इज मॉनिटरिंग की जो ड्राउट, जो अपने फ्लड्स हुए थे उनके एरियाज में क्या हुआ है। पीपल आर वर्किंग, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी जो है, he is मतलब aware of the problems of farmers because he is coming from Nagpur और विदर्भा का इशू उनको पता था, फार्मर सुसाइड पता है, इज वेरी सेंसिटिव अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू फार्मर्स। आप देखेंगे कि मतलब एआई भी फार्मिंग टेक्नोलॉजी में उन्होंने लाया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा उसका काम हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है आपने जो चीजें कही, और स्पेशली सॉइल रिप्लेसमेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज आने वाले पीरियड में जो क्रॉप लेना है, तो सॉइल रिप्लेसमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फंड ये पैकेज में भी था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये काम तेजी से चल रहा है। ग्राउंड में नहीं दिख रहा आखिर साहब, ग्राउंड में महेंद्र दलवी दिख रहे हैं, एज डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा सेड, महेंद्र दलवी, और इतना नोटों के गड्ढे उनके सामने पड़ा है। और ये है कि सरकार के पास फंड नहीं है, मगर फंड है, आई मीन सरकार इंडिविजुअली, एवरीबॉडी इज हैविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फंड्स, बट वेयर इट कम्स टू फार्मर्स, आपने 1 साल के लिए ढकेल दिया। आपने बोला कि जून के बाद हम फार्म लोन वेवर के बारे में बात करेंगे, फडणवीस जी ने कहा बात करेंगे फार्म लेवल, 1 साल के बाद, जून के बाद शुरू होगा जो भी एक डिसीजन निर्णय लेना है। एंड इफ यू सी द मिनिस्टर्स आर फ्लश विद फंड, शिरसाट के घर में नोटों के बंडल, दलवी जी के घर में नोटों के बंडल, दैट इज व्हाट डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा इज आस्किंग। ये फंड्स इंडिविजुअली आपके पास है, सरकार के पास कुछ नहीं है। डॉक्टर बाकरे साहब, समीर बाकरे साहब, देखिए प्रदीप जी, एक तो बात आपको ये माननी पड़ेगी कि महाराष्ट्र इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स लाने के बाद भी फिस्कली प्रूडेंट है। और जो FRBM एक्ट के हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए उसके अंडर ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इन स्पाइट ऑफ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ स्कीम्स इंक्लूडिंग लाड़की बहन योजना या ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग ऑल ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंक्लूडिंग मेट्रोज, रोड्स, अंडर पासेस, जो भी है, विलेज रोड्स है। सो मैं ये मानता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट फिस्कली प्रूडेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज टेकिंग जो भी स्कीम्स है उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। दूसरी बात आपने जो कही कि ये जो किसी नेता के पास का कोई वीडियो आया है, सो मुझे तो ऐसा कहना है कि अगर अंबादास दानवे जी ने वो वीडियो ट्वीट किया था, सो आई विल से कि यू शुड ऑल्सो फाइल अ ऑफिशियल कंप्लेंट ऑल्सो, पुलिस विल ऑल्सो इंक्वायर इन दैट। ऐसा है कि देखिए, आप अगर आज के ज़माने में इतने AI मॉर्फ वीडियोस है, सो अगर आपको सेंसेशन क्रिएट करना है और आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, सो यू शुड बी एबल टू परस्यू दैट केस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपकी एक जनप्रतिनिधि करके आपका एक मतलब ड्यूटी भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो महाराष्ट्र विधान परिषद में, तो अगर उनके पास इतना बड़ा मैटर है तो व्हाई इज नॉट। बट क्लीन चिट से लोग डर रहे हैं बाकरे साहब, फडणवीस साहब के क्लीन चिट से लोग डर रहे हैं। अल्टीमेट जो क्लीन चिट देते हैं, कोले साहब को क्लीन चिट दिया पुणे में, आगे जाके जो MP कनेक्टेड विद डॉक्टर सुसाइड, उनको क्लीन चिट यानी बिफोर एनी जुडिशियल इंक्वायरी देवेंद्र फडणवीस जी क्लीन चिट देते थे। अभी पार्थ पवार जी को क्लीन चिट मिला, मींस क्लीन चिट इन द सेंस नाम ही नहीं है FIR में, ही इज 80% और 90% ऑल ओवर द काम। तो क्लीन चिट, तो जनरल परसेप्शन ऐसा हो गया है कि फडणवीस साहब बोल रहे इंक्वायरी होगा, यानी वो व्यक्ति बच जाएगा। धनंजय मुंडे बच गए,
कोले बच गए, अलग अलग लोग जितने बच गए, ग्लैरिंग एग्जाम्पल्स बिफोर अस। बाकरे साहब, देखिए प्रदीप जी, मैं तो मतलब यू आर क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द कोर्ट्स। अगर धनंजय मुंडे जी के बारे में इंक्वायरी हुई और अगर उनका कोई हाथ नहीं पाया गया, अगर उनके कोई आदमी ने किया, तो यू कैन नॉट जस्ट से दैट एक्सटेंड एंड इट, आप उन पे आरोप कर सकते हैं। और जो हमारी जो डॉक्टर महिला का अनफॉर्चुनेट और मोस्ट मतलब सैड सुसाइड हुआ था, तो उस केस में लोगों ने सेंसेशन क्रिएट करने के लिए वहां के लोकल लीडर्स का नाम लिया, बट इंक्वायरी में अगर उनका नाम आता है तो ही विल फेस द लॉ। आप ये नहीं कह सकते कि देवेंद्र फडणवीस जी ने क्लीन चिट दिया। देवेंद्र फडणवीस जी का इतना ही कहना था कि आप विदाउट एनी प्रूफ्स अगर किसी की राजनीतिक करियर खराब करने के लिए आप आरोप कर रहे हैं, अगर कोई दोषी है, आज मुझे बताइए, देयर वेर सर्टेन क्वेश्चन मार्क्स फ्रॉम मिस्टर धनंजय मुंडे इनिशियली, तो क्या उनको कैबिनेट से रिजाइन नहीं किया गया? तो आप मुझे बताइए कि मॉरल ग्राउंड्स पे तो वो रिजाइन हुए, लेकिन कोर्ट के सामने वो केस है, रिटायर रहते हैं और किसी को बचाना है। देखिए आप, मैं आपको देवेंद्र फडणवीस जी का एक क्लियर बताता हूँ कि वो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़े नहीं रहते जो कोई ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व है। ही विल नेवर सपोर्ट एनी पर्सन हु इज इन द क्राइम, वेदर इट इज फ्रॉम बीजेपी, वेदर इट इज फ्रॉम अलाइज और वेदर इट इज फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज। एंड दैट्स व्हाई देवेंद्र जी के ऊपर आज तक ऐसे कोई गलत आरोप नहीं हुए, ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप हुए, ना कोई क्रिमिनल चीज के आरोप हुए। और उन्होंने कोई चीज पे अगर स्टेटमेंट दिया है तो ही टेक्स द फीडबैक, ही टेक्स द इंक्वायरीज, ग्राउंड का रिपोर्ट लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं, बिकॉज ही नोज ही इज स्पीकिंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, हिज वर्ड्स कैरीज वेटेज। और वैसे भी उनका राजनीतिक करियर आपने देखा होगा, तो ही इज नेवर अ पर्सन हु विल लूज टॉक अबाउट एनीथिंग। सो इफ इज कन्विंस दैट समवन वाज नॉट इन्वॉल्व, और उन्होंने कहा मुझे अगर 1% भी डाउट रहता तो मैं फंक्शन में आता नहीं था, तो कोई भी लीडर सर चलते इसके पहले कि मैं डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा के पास जाऊं वापस, समीर बागरे साहब, एक बहुत सीरियस मैटर है। और सीरियस मैटर ये है सर, इससे भी ज़्यादा सीरियस मैटर है, और एंड इनफैक्ट इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। ये जो क्राइसिस हुआ है फ्लड की वजह से, रेन्स की वजह से, इस क्राइसिस की वजह से, इनफैक्ट यू कैन डील विद इट नाउ वेरी फ्रैंकली बिकॉज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। सर, द डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स इन महाराष्ट्र, दे आर इन एन ऑफुल स्टेट वेरी फ्रैंकली। कई कई जगह पे तो 81% डिप्लीशन हुई है ग्राउंड वाटर लेवल्स की। अब इस क्राइसिस की वजह से मेरा सजेशन ये होगा, वी विल राइट एन ईमेल आल्सो, वी हैव सम रिसर्च ऑन दिस, वी आर डूइंग सम मोर, स्पेशली एरियाज लाइक शोलापुर, कोल्हापुर, वहां पे सर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड मे बी वंस इन 10 days। ये हालत खराब हो गई है वहां पे। द वाटर इटसेल्फ इज सो टॉक्सिक कि वहां की जो पॉपुलेशन है उनको दाने हो जाते हैं सर स्किन के ऊपर, अगर वो जो वाटर इस्तेमाल करते हैं। That is because the groundwater itself has become toxic, it's become brackish water. Now, that is because of over exploitation and use of crops which take in more water. So, I think this is a great opportunity, Sameer Bagre Sahab. The government should come in with pulses, with legumes, with other crops and replace sugarcane and other such extra water consuming crops which have been the cash cow for Maharashtra for such a long time. I think we need to do something radical, sir. Sameer Bagre साहब, and this is an opportunity. अभी आप कर सकते हैं सर। अभी जितने फार्मर्स हैं आपकी बात मानने को तैयार होंगे। एक बार क्या होगा, एक बार फिर बारिश ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद nobody will agree with you. बागरे साहब बताइए प्लीज। देखिए राजीव जी, आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली, और उसमें भी मैं आपको जो कह रहा हूँ कि एआई का जो इस्तेमाल है, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द सम वर्क विच द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज डूइंग इन दिस फील्ड। So I can tell you very with lot of conviction that क्रॉपिंग पैटर्न और जो इरिगेशन पैटर्न्स है, इसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और आज आपने जैसा कहा कि जैसे शुगर केन के क्रॉप्स के कारण बहुत सी जगह का जो वाटर लेवल है वो इतना नीचे चले गया है, द लैंड इज नॉट कल्टिवेबल एट ऑल। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिफोर अस, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। और जैसा आपको पहले भी मैंने बताया था कोई डिबेट में कि the river linking project which is also going to do good wonders to Marathwada and Vidarbha. So जो आज जो ये तो unprecedented rains है, once in a century rains हुए हैं, but mainly विदर्भा और मराठवाड़ा में lack of rains का भी issue काफी रहता है। So we are addressing all the issues and I completely and 200% agree with your views कि we should actually be very very focused in this area। और हम लोगों को farmers की life और अच्छी बनानी है
So we should definitely Yes. change the cropping Ji, patterns. let me in go to certain areas. Dr. Surendra Malhotra, because what happens is you need to charge the aquifers, because it's a long process, it's a slow process, but everybody knows what it is. You need to charge the underground aquifers, recharge them, and then wait. And then you will see within 3 or 4 years, the old rivers will come back. The seasonal rivers which used to be there, they'll come back. The seasonal ponds, lakes, etc. महाराष्ट्र में कभी इतनी मतलब पानी की किल्लत होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन फिर भी लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स थे. जैसे कि अगर आप 50 साल पहले जाए, मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बागरे साहब विल एग्री विद मी, कि 50 साल पहले क्या होता था, तालाब होते थे हर जगह पे, बाउलियाँ होती थी, the wells used to be there. All of them have dried up now. All of them have dried up because we've all gone into cash intensive farming. अब हर जगह पे आप कॉटन लगाओगे, हर जगह पे आप शुगर केन लगाओगे, अब शुगर केन जस्ट सक्स द वाटर आउट. जहां ऐसे क्राइसिस ने डॉक्टर मल्होत्रा, आप झाड़ काट देते हो, 1800 झाड़ आप एक साथ तपोवन नासिक में काटने वाले हो. Then why जो बना हुआ है तपोवन, तो वो 1800 1700 ट्रीज क्यों काटे? ये डिसीजन आप जो बोल रहे थे आप सभी की, देवेंद्र जी सब चीजों में ध्यान दे रहे हैं, महाराष्ट्र के ही नोज एवरीथिंग अबाउट इट, फार्मिंग के लिए इतना सब कर रहे हैं, सब एआई, आप क्यों कट कर रहे हैं? Why is BJP taking this sort of a decision? महायुतिलिंग्स के लिए जगह है तो आप वो यूज करो ना साधुओं के लिए, और जो असली साधु है, जो साधु जो नहीं बोलेंगे, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या है? ये सब प्रश्न सयाजी शिंदे और जितने थिएटर आर्टिस्ट वगैरह एंड मराठी फिल्म मेकर्स, एवरीबॉडी आउट देयर, एवरीबॉडी इज प्रोटेस्टिंग. झाड़ को लपेट लिया, बोले कि हम कटने नहीं देंगे. एग्जैक्टली. आई मीन रियली, आप बोल रहे कि देवेंद्र जी बहुत विचार विनिमय सब करते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों हो रहा है? दिस इज एब्सोल्युटली अनफ्रेंडली. we need your opinion. हो रहा है डिसीजन. आपके विचार क्या है सर इस पे, जो तपोवन के झाड़ जो काटे जा रहे हैं? देखिए हमारी मुख्यमंत्री साहब ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम लोग एकदम जो मिनिमम चीज है उस पे कर रहे हैं. हम लोग कोई ऐसे रेकलेस ट्री कटिंग नहीं हो रहा है, और मोस्ट ऑफ द ट्रीज विल बी रिलोकेटेड. प्लस आप समझिए कि जब महाकुंभ हुआ था रिसेंटली, तो वहां पर उनके पास 15,000 हेक्टेयर जगह थी, और इधर नासिक में सिर्फ 350 एकड़ की जगह है. और आप देखिए सर, ये आरए के वक्त भी ऐसा हुआ था कि आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन इवेंचुअली द मेट्रो प्रोजेक्ट वाज देयर which has saved lot of environmental जो डीजल और इसका जो आज लोग यूज कर रहे हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि एवरी ट्री शुड बी प्रोटेक्टेड, एवरी ट्री शुड बी, जो भी अगर वहां पर कुछ अगर ट्रीज का कट करना जरूरी पड़ रहा है, मतलब अनअवॉइडेबल हो रहा है, so those trees also should be relocated, because now there are technologies available which you can use to relocate even old trees. That is what Dr. Malhotra is saying. You are saying that CM Fadnavis is using AI for farmers, AI for agriculture. तो इतना बड़ा लैब्स किस प्रकार से हो रहा है? बिकॉज ऐसे सुनने में आ रहा है कि तपोवन के पूरे फंक्शन के बाद इट इज गोइंग टू बी अ फील्ड डे फॉर द डेवलपर्स. पूरे बिल्डर लॉबी वहां पर, यू नो, लाइक हॉक्स, दे आर वेटिंग फॉर द फंक्शन ऑफ कुंभ टू गेट ओवर. इज अ प्रॉफिट मोटिव बिहाइंड द एंटायर थिंग, और साधुओं का नाम ले रहे. डॉक्टर बाकरे साहब, समीर बाकरे साहब, देखिए प्रदीप जी, देयर इज नो एब्सोल्युटली ट्रूथ इन द एलिगेशंस. गिरीश महाजन जी ने भी क्लैरिफाई किया, देवेंद्र जी ने भी क्लैरिफाई किया, ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि कोई मतलब झाड़ काट के किसी डेवलपर या बिल्डर को जगह देना है. इट इज आवर जो कुंभ मेला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और झाड़ भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिनिमम से मिनिमम जो ट्रीज है, और उसको भी हम रिलोकेट करके कंजर्व करने की कोशिश करेंगे. बट देर आर सर्टन स्पेक्ट्स जहां पर कुछ चीजें अनअवॉइडेबल हो जाती है, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर विल बी ह्यूज इनफ्लो ऑफ पीपल, देयर विल बी ह्यूज इनफ्लो ऑफ साधुज, और इट्स गोइंग टू बी अ बिग इवेंट. तो हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग इसके लिए पूरे कोई झाड़ काट रहे. मिनिमम अगर कोई झाड़ काटने पड़े उसको भी हम कोशिश करेंगे रिलोकेट करके, वी विल कंजर्व दोस पीपल. और आप देखिए, अगर एनवायरनमेंट में भी आज जो ग्रोथ हो रही है, महाराष्ट्र में भी फॉरेस्ट कवर है या बाकी कोई चीज है, आज देवेंद्र जी के हर इसमें सर आप देखिए कि एनवायरनमेंट का भी उतना ही ख्याल किया जा रहा है. दैट्स व्हाई देयर आर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स. These are very old trees, sir.
So, but these are very old trees. Exactly, very old trees. One tree gives 118 kilos of oxygen per year, and totally इतने सब आप झाड़ काटेंगे तो 200 I hope they translocate them. I mean, ये जो बना हुआ है नेचुरल लंग्स जो बना हुआ है नासिक का, उसके आजू बाजू के एरिया का, वो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. मतलब इसको क्या जस्टिफिकेशन, कौन कैसे जस्टिफिकेशन देगा, ये हमें नहीं पता है. Perhaps a solution could be found. I hope a solution is found where the trees don't have to be touched. I hope that happens. In any event, thank you very No, much. but I just want to ask, बाकर साहब, क्या इतने थिएटर पर्सनालिटीज बाहर आके विरोध कर रहे हैं? सायाजी शिंदे हो गए, पूरे थिएटर, पूरे मूवी लॉबी वहां पर आके जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, they have got only very sincere efforts to see that these trees should not be cut. Is the government going to think about this? Because इतने लोग जब परिवहन के बारे में सोच रहे, एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे, सरकार को भी सोचना पड़ेगा. बाकर साहब, Sir, with due respect to all the people, I will say the government भी उतने ही कंसर्न है जितने थिएटर पर्सनालिटीज है. और आपने देखा होगा कि 15 से 17,000 झाड़ गिरीश महाजन जी जो 10-12 साल के एज के है, वो ऑलरेडी देयर इज अ प्लान टू प्लांट दोस ट्रीज. और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जितनी मैक्सिमम ट्रीज विल बी रिलोकेटेड एंड कंजर्व. और ये जो है, अगर कोई सेलिब्रिटी उसमें बोल रहे हैं तो मैं उनका सम्मान ही करता हूँ, इफ दे आर सेइंग इट फॉर एनवायरनमेंट. लेकिन एक छोटा सा आपको कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये आरए का जो मेट्रो शिकार शेड का भी था, तब यही लोग सेलिब्रिटीज थे जिनको उन्होंने अपोज किया था. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेनी अ टाइम्स दिस सेलिब्रिटीज आर नॉट फुल्ली इन्फॉर्म्ड एंड दे जस्ट गो देयर फॉर एजिटेशन. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बारे में भी हो सकता है देयर इज So government should inform them, sir. So government should inform. we are ready to discuss with everyone. Yes. So in any event, चलते some very good news. These second quarter results, I don't know whether you've read it or not. Bagri Sahab, you're a chartered accountant, you must have read it. 8.2%. No, not 8.2%. I'm talking about there's significant growth in the services sector, by the way, which have grown by 9.2%. And manufacturing has grown by 8.1%, which is fantastic. I hope that continues. और राजीव जी, उसके साथ एक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन इज एट द लोएस्ट लेवल. Yes, I know. So this is a very unique combination which the country is getting benefited. I hope so, because the only thing that I know about is that the dollar is really going up, rupee is falling. We are now at 89 rupees 90. Yesterday we were at 90 rupees. And tur dal in Bombay, in Mumbai, prime quality tur dal today is available for 200 rupees per kilo. So, Dr. Malhotra, this is very, very strange. Inflation, जैसे बाकर साहब बोल रहे हैं, is less than 1%. Retail inflation, wholesale inflation, ये भी less than 1% है. But जैसे बिलाल साहब बोल रहे हैं, तूर दाल 200 रुपया, ये क्या है? I mean, this variation. How can you join the dot? I also don't know. premium tur dal, madam, premium tur dal, which is unpolished and comes without stones. पत्थर वाली दाल जो है मिल जाती है, 100 रुपए की मिल जाती है मैम, जिसमें पत्थर कंकड़ होते हैं, आपको चुननी पड़ती है, वो मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है. But all the same, thank you very much, both of you. Great pleasure talking to the both of you. Thank you. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind, Jai Hind. Right, Pradeep ji. But the fact remains that as far as we are concerned, we've always been talking about this now for a long, long time. We've always been saying that, the figures should match the reality on the ground. That's what we've been saying. Oh, by the way, can we play that thing that Priyanka Gandhi replying to Mr. Modi in the Lok Sabha? Zara wo dikha dijiye. I would love to play that. I would love to see what she says. Can we have that on, please? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया. प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया. 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया. उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा अधिवेशन था. आरएसएस का अधिवेशन था. किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन. गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1896 में कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया. प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया. 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया. उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा अधिवेशन था. आरएसएस का अधिवेशन था. किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन. गुरुदेव रविंद्रनाथ. Right. So, can we come back, please?
कैन वी शो प्रियंका गांधी स्पीच? एक उनकी अकेले की जो स्पीच है वो जरा दिखाइए थोड़ी सी, 1 या 2 मिनट की, इफ यू डोंट माइंड। दैट इज, आई नो यू डोंट वांट टू शो इट, लेकिन फिर भी दिखा दीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोग दिखाना नहीं चाहते, फिर भी दिखाइए। Get rid of that breaking news, please, so that we can see her, if you don't mind. लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। अगर इन्होंने BHEL, गेल, तेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। I wonder where that thing went. ये तो पूरा भाषण आप लोग ने दिखाया नहीं। मैंने तो जो आपको वीडियो दिया था उसके अंदर तो ये भी था, प्रियंका गांधी जी ने बाय द वे ये भी कहा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे आपने 10 घंटे का डिस्कशन रखा है वंदे मातरम पे, एक नेहरू जी पे भी रख दीजिए। 999 बार आप उनको जो गाली देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, एक बार कर लीजिए, उसको खत्म कीजिए। Let it be finished once and for all, and then we can talk about real subjects like inflation, like price rise, like the price of petrol and diesel, etc., etc. So that's what Priyanka Gandhi very, said. very impressive. But then, since I am a very stubborn person, I can assure you, I will play that tomorrow. कल ये मैं 2 बार नहीं 10 बार दिखाऊंगा। मैं जो लोग अभी नहीं दिखा रहे हैं ना, मैं 10 बार इसको दिखाऊंगा, ये सबके सामने मैं बोल रहा हूँ। In any event, that's what we've got for you in tonight's show. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Please subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. And आपके जो भी कमेंट है जरूर भेजिएगा। Please do send in your comments. We would love to read them out. That's it. That's all we've got for you from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.